कहाँ तक पहुंचे थे? कंप्लीट सर्कल करने के लिए मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड निकाल लिया आपने। तो अब क्या बचा है इसमें? अब तो कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। इधर से डेंसिटी कम करो थोड़ा, ये आप और आप खड़े हो, और बढ़िया मस्त पीछे लगे बैठो। और अब बैठो तो सही पहले आप, फिर अब देखते हैं कि डेंसिटी कम हुई है क्या, फिर और कम करते हैं। इधर से वैसे आप भी खड़े हो जाओ तो सही रहेगा, और आप भी पीछे जाके बैठो। थोड़ी यहाँ खुचर पुचर ज्यादा हो रहा है। पीछे बैठो जाओ। कॉपी वॉपी ले जाओ, बैग ले जाओ, जो लेने दे। 40, ये वाला करो। यहाँ कल का पढ़ के आए तो ही समझ में आएगा ये। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अगर यू वेलोसिटी से फेंका है, एक मिनट, पीछे का भी यही कर। एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, और ये यहां तक हमें पहुंचाना है 60 डिग्री तक। तो क्वेश्चन लिख लो। फाइंड यू मिनिमम, फाइंड यू मिनिमम सच दैट, फाइंड यू मिनिमम सच दैट particle just reaches the point B. Find u minimum such that particle just reaches the point B. पार्टिकल जस्ट रीचेज द पॉइंट बी, तो कैसे करना है आपको? इधर देखना है, और जब इधर देखोगे, पहले ये बात बताऊं कि पॉइंट बी जो है अपर हाफ में कि लोअर हाफ में? तो अगर जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, जब इसको यहाँ से पार कराना था तो यहाँ पे वेलोसिटी बी मानी थी और टेंशन को बचाया था, जीरो कराया था यहाँ पे। वैसे अगर पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचाना है तो यहाँ वेलोसिटी वी, वेलोसिटी जीरो नहीं करनी, वेलोसिटी नॉट जीरो, जीरो क्या करना है यहाँ पे? टेंशन। मतलब इससे पहले कहीं जीरो नहीं हो जाए टेंशन, इसलिए यहीं पे जीरो टेंशन कर देंगे। तो उसके लिए आप एफबीडी बनाओगे, नीचे लिखोगे एम जी, इधर लिखोगे टेंशन, ये 60 आ गया, एम जी कॉस 60, तो लिखोगे टी प्लस एम जी कॉस 60 बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन एल, टेंशन को करना है जीरो। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर आ गया एल जी बाई टू। वहां पे वी स्क्वायर मिल गया। अब यहां से यहां तक क्या लगा दोगे? एनर्जी कंजर्वेशन, जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो कितना ऊपर गया पार्टिकल? एल गया। और फिर अगर ये एंगल है तो ये 30 हो जाएगा या 60 मान लो, एल कॉस 60 एल बाई टू। तो ये आएगा माइनस में एम जी एल प्लस एल बाई टू, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ा दी, चलो ठीक है। ये कितना हो गया? माइनस एम जी थ्री एल बाई टू बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू एल जी बाई टू। ये हो गया एम जी एल बाई टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, 3/2 प्लस 1/2। सही तो कर रहा है?
एक 4 आना चाहिए मेरे से, यहाँ आएगा 4, क्योंकि बी स्क्वायर एल जी बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एल बाई 3/2 प्लस 1/4, 3/2 प्लस 1/4, 7/4, एम जी एल, 2 से 2 कट गया, एम से एम कट गया, यू बराबर अंडर रूट ऑफ 7/2 जी एल। ये आंसर हो गया। इतने से आपको मिनिमम इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट बी को पहुंच पाए, इससे पहले ही ना टपक जाए। लिख लो। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी यही था, बस वो हाईएस्ट पॉइंट के लिए किया था, ये किसी एक पॉइंट के लिए किया था, लेकिन वो पॉइंट कहाँ है, अपर हाफ में है, इसलिए टेंशन को जीरो किया यहाँ पे। वेलोसिटी है, टेंशन वहां पहुंचने के बाद उसका क्या हो हमें कोई मतलब नहीं, वहां पहुंच जाए बस, उसके बाद वो जो मन करे करे। जस्ट इट इज द पॉइंट का मतलब यह आता है कि वहां पे जस्ट वेलोसिटी जीरो हो जाए पहुंच के, पर वो अपर हाफ में नहीं हो सकता। अपर हाफ में वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाती है और वो कहीं पहले ही निकल लेगा। वहां अगर जीरो करोगे वेलोसिटी तो वो असली वहां पहुंचा ही नहीं, वो यहीं से कहीं से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देगा, क्योंकि टेंशन यहीं जीरो हो जाएगी इस जगह। इसलिए वहां वेलोसिटी को बचाना पड़ता है, अपर हाफ में वेलोसिटी बचानी पड़ती है। जैसे यही सवाल अगर मैं लोअर हाफ के लिए पूछता, जैसे कि मैं दे रहा हूँ अगला, ये लिख लिया गया, डायग्राम बना लिया गया, रेफरेंस नहीं लिया, वर्क डन लिखा है यहाँ, वर्क डन में रेफरेंस नहीं लेते। तो जैसे इसमें, अरे यार गंदा लग रहा है, मिटाना ही पड़ेगा। इतना ठीक। जैसे अगले क्वेश्चन में भी मैं यही दे रहा हूं, लेकिन करने की जो तरीका एकदम बदल जाएगा, क्योंकि अब मैं ये बोल रहा हूं कि पार्टिकल को जस्ट यहीं तक पहुंचना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड यू मिनिमम सच दैट पार्टिकल रीचेस जस्ट पॉइंट बी, लेकिन ये पॉइंट बी लोअर लोअर हाफ में आ गया, तो यहाँ पे आपको टेंशन बचाने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो ऑलरेडी बचा हुआ है, आपको तो बस वेलोसिटी बचानी है। वेलोसिटी यहाँ तक आ जाए, जस्ट जीरो भी हो जाए, बस वहां पहुंच जाए। तो देखना करने के तरीके में क्या अंतर आएगा, क्योंकि ये लोअर हाफ में आ गया। अपर हाफ के करने का तरीका अलग है, तो 46 को आप स्टार भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत बढ़िया सवाल है, तो आप जो है 47 करो। क्वेश्चन 47 है, यू मिनिमम सच दैट इट जस्ट रीचेस द पॉइंट बी। तो यहाँ पे करने का तरीका ये होगा, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी की जस्ट जीरो भी हो जाए, मतलब पहले कहीं जीरो नहीं हो जाए, वरना तो पार्टिकल वहीं से लौट जाएगा, आते 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 बस यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ तक पहुंच गया, यही हम चाहते हैं। तो हम सीधा यहाँ से आते क्या लगा देंगे, एनर्जी थ्योरम, ए से बी तक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस एम जी एल, माइनस एम जी एल, एल ऊपर गया ना, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मजेदार आंसर आ गया, √2 GL। अरे यही तो उल्टे में भी आया था, जब यहां से छोड़ा था तो नीचे क्या स्पीड आई थी, √2 GL, तो अगर √2 GL से फेंकोगे तो वहीं तक पहुंचेगा, ऐसा। लिख लो, ये इतना सही था ये। तो आपको ये डेटा याद रखना है, √2 GL से फेंकते तो यहां तक पहुंचता है, इसका मतलब √2 GL से ज्यादा फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, पर √5 GL से ज्यादा फेंक दिया तो कंप्लीट ही कर जाएगा। तो नोट लिखना, तो एक नोट, तो एक नोट यह है कि मान लो कि पार्टिकल जो है रस्सी से बंधा है, ये रस्सी है, ध्यान रखना, यही रॉड हो जाती तो बात बदल जाती।
लेंथ एल की रस्सी है, या स्पीड यू दे दी हमने, और यू के अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हमने कुछ कंक्लूजन बनाए हैं जो कि हमने मैथमेटिकली डराइव किए हैं। पहला, कि अगर यू ऑब्वियसली जीरो से तो बड़ा ही होगा, लेकिन √2 GL से छोटा या उसके बराबर होगा, तो क्या होगा? जो पार्टिकल है वो लोअर हाफ में ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट इन लोअर हाफ, या लोअर हाफ में, पहले देख लेना, ऑसिलेट करेगा, ये लिख लेंगे अपने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वही सबसे गंदा, कि अगर √5 GL से तो कम है पर √2 GL से ज्यादा है, √2 GL से ज्यादा है पर √5 GL से कम है, तो क्या होगा? तो इसके लिए अलग से डायग्राम बना के इसको समझाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल है। अब स्पेशल क्या है? तो इसमें ऐसा होगा, √2 GL से ज्यादा है मतलब इस पॉइंट को पार कर जाएगा, √5 GL से कम है पर यहां से पार नहीं कर पाएगा, तो ये घूमता घूमता यहां तक तो जाएगा, यहां तक मान लेते हैं, यहां तक कहीं तक, कि यहां तक तो गया। यहां क्या होगा? अब इसकी टेंशन हो जाएगी जीरो पर, कुछ ना कुछ स्पीड बचेगी इसके पास, और मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो यहाँ पे जो स्पीड बचेगी वो कितने एंगल पे बचे देखना जरा। अगर ये थीटा, ये 90 19 में थीटा थीटा, तो यहाँ पे अब टेंशन खत्म हो चुकी है, लेकिन स्पीड है और किसी एंगल पे है, और जब स्पीड है किसी एंगल पे है तो पार्टिकल उड़ेगा और क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल। और मजे की बात, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है देखो, वो इससे ऊपर नहीं आ सकता। ये जो सर्कल है इससे बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि रस्सी तो बंधी हुई है ना अभी भी, बस वो टाइट नहीं है, और वो उड़ता 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 कहीं पे जहां मन करेगा वहां गिरेगा, उसके बाद फिर ऑसिलेशन स्टार्ट। अब इसमें सवाल बनते हैं बहुत सारे, ये बहुत कठिन सवाल, अच्छा सवाल बन जाता है, क्योंकि हमें पहले ये हो रहा है, फिर एक सवाल ऐसे सोचना कि यहां से उसको कितनी वेलोसिटी से फेंके कि ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट करे कि ये सेंटर पे जाके टकराए। हो सकता है यूं करके ये पाता है, तो उसके लिए यू क्या रखे कि ऐसा हो? तो कुछ नहीं है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पड़ा है। हाँ, तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल तो हो गया, रेंज पता लग गई, तो एंगल वेंगल निकाल लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए कि रेंज ये हो जाए और ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अनंत संभावनाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे में मिलेंगे कि ये हाइट बताओ, कि पार्टिकल को फेंक दिया यहाँ से प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट पूछेगा, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक की नहीं है, उसके बाद ये वाली भी कंसीडर करनी पड़ेगी, प्रोजेक्टाइल की हाइट, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। मतलब कुल मिला के यहाँ के बाद क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। तो इसमें आप कमेंट क्या लिख सकते हैं कि ये अपर हाफ में सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और तीसरा केस, आखिरी केस क्या? अगर यू ज्यादा हो जाए √5 GL से, तो उस केस में क्या होगा? कंप्लीट द सर्कल। लिख लो। तो ये नोट कर लो, ये कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, देखो देखो ये करते हो क्या। तो इस बार मैंने वेलोसिटी दे दी √4 GL, और आपसे पूछा है कि कितनी हाइट पर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। तो लिखो, क्वेश्चन है कि फाइंड हाइट एट विच द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ। फाइंड हाइट एट विच find height at which it will leave the circular path. Find height at which it will leave the circular। अच्छा, स्पीड देख के समझ में आ रहा है कि √2 GL से ज्यादा है पर √5 GL से कम है, मतलब ये कांट करेगा। बस आपको ये बताना है कि कितनी हाइट पे जाके ये
सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या सभी ने लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? तो देखो कैसे करेंगे। तो हम मानेंगे कि मान लो सर कि यहाँ पे जाके इसने पाथ छोड़ दिया। पाथ छोड़ने का मतलब क्या होता है? टेंशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ध्यान रखना। पहले टेंशन जीरो होती है, वेलोसिटी है वहां पे। और मान लो कुछ एंगल पे छोड़ दिया, तो एंगल चाहो तो यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, थीटा ले लो एंगल की, थीटा एंगल पे जाके इसने पाथ छोड़ दिया। यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है। इस सवाल में कंफ्यूज मत होना, कई बार ये पूछ सकते हैं कि बताओ पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रूट 4gl से छोड़ा है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो अभी वो प्रोजेक्टाइल करेगा तो ये वाली हाइट भी फिर ऐड करनी पड़ेगी। जो हाइट अभी मैं निकालूंगा उसमें वो वाली हाइट और ऐड करना, पर अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि कितनी हाइट पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, तो हमें केवल ये वाली हाइट निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ टेंशन जीरो कर देते हैं। इधर क्या रहेगा mg, इधर क्या रहेगा टेंशन। mg के दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा। तो t प्लस एम जी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन एल, एल लिख लेना भाई हाइट, ये लेंथ इसकी रस्सी की। टेंशन को क्या करना है? जीरो। तो वी स्क्वायर बराबर हो गया एल जी साइन थीटा। हो गया। अब लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना लिखूं, कितना हाइट ऊपर गया, एल, एल साइन थीटा। तो आ गया माइनस एम जी एल प्लस एल साइन थीटा बराबर हाफ एम, अरे बी स्क्वायर क्या है ये रहा, एल जी साइन थीटा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ये रहा 4gl। और इसमें क्या नोन दिख रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है इसमें, और साइन थीटा मस्त आएगा वैसे इसमें, निकाल के देखना 2/3 आएगा। साइन थीटा 2/3 आएगा, साइन थीटा आंसर है क्या? नहीं, आंसर है हाइट, तो वो है एल प्लस एल साइन थीटा। ये तो कितना हो गया? और ये आपको चेक करना है, साइन थीटा चेक करना है आगे, तो फिर ठीक है, अगर साइन थीटा सही आएगा तो हाइट भी एच भी सही आएगी। ये आंसर समझ में आई बात? लिख लो फटाक से, फिर और सवाल करते हैं। चलिए बिगनर बॉक्स 5 निकाला क्या? तो करिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, तीन हमको करने एक एक करके। तो क्वेश्चन लिखना नहीं, बस क्वेश्चन नंबर डालना है। तो 49 BV5 का है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऑनलाइन वालों के। तो आप सब क्वेश्चन पढ़ें और करना स्टार्ट करें, कम से कम डायग्राम वायग्राम तो बना ही लें। एक ऐसा हुप है या रिंग है, जो भी आप मान लो, सर्कुलर ट्रैक है, और ये सर्कुलर ट्रैक इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, और कहा है कि एक मास ब्लॉक एम, एक ब्लॉक मास एम को एच हाइट से इस तरह से रिलीज करना है कि ये आर रेडियस के लूप का सर्कल कंप्लीट कर ले। तो पूछा है कि एच मिनिमम क्या होना चाहिए, ये एच मिनिमम क्या होना चाहिए ताकि ये सर्कुलर कंप्लीट कर ले, सर्कल कंप्लीट। भाई सोचो ना, जितनी ऊपर छोड़ोगे उतना तेज यहां पहुंचेगा, जितना तेज यहां पहुंचेगा कंप्लीट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मिनिमम पूछा है कि इससे से फेंको तो कंप्लीट कर लेगा। तो कैसे करना है इधर देखो कि कर रहे हो, तो ले 2 मिनट।
चलिए तो इधर देखिए, आइए तो देखो इसमें हो क्या रहा है आप समझो, आप साथ साथ बोलो तो उसमें ही बात बराबर है आपके करने के। मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल को यहां से छोड़ा, स्मूथ सरफेस है, वो छोड़ते हुए जब यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड आ जाएगी, कुछ ना कुछ वो स्पीड गेन कर लेगा। मान लीजिए वो स्पीड गेन कर लेता है यू, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। तो मैं अगर ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं तो क्या मैं यू निकाल लूंगा? वर्क इन थ्योरम लगाओ, ग्रेविटी ने कितना काम किया, प्लस एम जी एच, फाइनल वेलोसिटी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो, रिलीज किया, टू जी एच आ गया। वो तो हमेशा यही आता है, रूट टू जी एच। तो यू बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ। बात अब ये है, अब हमें लगाना है बी से, इसको सी बोल देते, क्योंकि अगर कंप्लीट करना है तो इसको पार करना पड़ेगा। अब बी से सी में आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। अगर आप सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना चाहते हो तो किसको बचाना पड़ेगा, नॉर्मल को। रस्सी होती है तो टेंशन को। यहाँ पे किसको बचा, नॉर्मल को। नॉर्मल कहीं जीरो होने का मतलब क्या है, कांटेक्ट छोड़ दिया, मतलब रिजल्ट वही बनेगा। तो फिर यहाँ की स्पीड भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ सर, और वो स्पीड आनी चाहिए रूट जी एल, वो हमने कर रखी है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो वो भी हमने कर रखा है। और यू किसके बराबर आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ। तो या तो ये इसको पूरा कैलकुलेशन करके निकालो, पहले फोर्स बैलेंस करके नॉर्मल को ग्रेटर देन जीरो करके, और यू वी निकालो यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक वर्किंग थ्योरम लगा के यू निकालो। या आपको याद है, तो मुझे याद है। अब मैंने बोला कि अगर कंप्लीट करना है तो यू ये होना चाहिए, और अगर एच हाइट से आया है तो यू ये है, तो दोनों यू बराबर होने चाहिए। तो दोनों यू को बराबर कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले। तो एच बराबर कितना आ गया, 5/2 आर, ये आंसर होगा। एच इतना होना चाहिए, मिनिमम एच है, क्योंकि ये यू भी कैसा था, याद करो, मिनिमम था। तो इस मिनिमम यू को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए एच कम से कम इतना होना चाहिए। अब अगला सवाल करूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में ये है कि ब्लॉक को अब जो हाइट यहां पे आई थी उससे डबल हाइट से छोड़ना है। मतलब अब पार्टिकल को यहां से नहीं छोड़ना है, इसकी डबल हाइट मान लेते हैं ये। तो ये हाइट कितनी मान लेते हैं अपन, एच डैश। एच डैश पुरानी वाली हाइट की डबल हाइट हो जाएगी, मतलब 5/2 r × 2, मतलब 5 r से आपको छोड़ना है, 5 r से छोड़ना है, रिलीज। और बताना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा एच पर, तो वहां उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन एच, फाइंड नेट फोर्स ऑन एच। करो देखो क्या करते, हाईएस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स बताना है क्या होगा। क्या आती है सबसे पहले बात, सबसे पहले बात ये आती है कि नेट फोर्स का मतलब क्या है, फाइंड क्या करना है, कौन बताएगा। इसने पूछा पॉइंट एच पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स का मतलब क्या है, क्या निकालना है, फाइंड क्या करें। मतलब सवाल तो ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी कर लेंगे, बहुत सारी चीज हम जानते हैं, पर करें क्या, फाइंड क्या करना है। पहले ये पता लगे कि फाइंड क्या करना है, तो हम ये सोचे कि क्या करना है, फाइंड नेट फोर्स। सही है, हमेशा से सिखाया है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। जैसे अगर इस पॉइंट पर हम एफ बनाए तो बेसिकली इस पर नीचे लगेगा नॉर्मल, और लगेगा mg, कुछ ना कुछ इसके पास होगी वेलोसिटी। इक्वेशन क्या लिखते हैं रेडियल में, n प्लस एम जी बराबर mv² / r, ये लिखेंगे क्या। तुम मुझे बताओ नेट फोर्स क्या हुआ, n प्लस एम जी तो नेट फोर्स हुआ, दो ही तो फोर्स लग रहे हैं इस पे, n प्लस एम जी, ये नेट फोर्स हुआ, जो कि किसके बराबर होगा। तो m पता है, r पता है, v निकालना है बेसिक, हमें निकालना है इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, स्पीड क्या है, और बस mv² / r आंसर।
तो स्पीड कैसे निकालते हैं इनिशियल फाइनल, क्या वर्क इन थ्योरम है, और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, एक और एनर्जी कंजर्वेशन, बात तो वही है। तो लगा दो फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से कहां तक लगा दो? टुकड़ों में लगाओगे कि यहां से यहां फिर यहां से यहां? अरे क्यों लगाओ टुकड़ों में यार, दो बार इक्वेशन लिखने में मजा आ रहा है क्या? एक ही बार में लगाओ ना, एक ही बार में लगा दो एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल से फाइनल। अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकल ओवरऑल नीचे गया है इनिशियल से फाइनल में कि ऊपर गया है? बोले सर बराबर सा लग रहा है, या तो देखो। अरे यहाँ हाइट कितनी है और यहाँ हाइट कितनी है, तो कितना? हाँ तो लो, हो गया काम। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस में mg3r बराबर हाफ mv² माइनस 0। तो v² बराबर आ गया 6 gr। ये आ गई स्पीड यहाँ की? अरे आ गई क्या? वहां रख दो स्पीड को, तो आंसर आ गया m/r 6 gr। r से गया r, तो बचा 6 mg नेट फोर्स, और ये हो गया आंसर। चमका थोड़ा कि नहीं चमका, बताइए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वेरी गुड। क्या हुआ? हम्म, तो बताइए फिर। तो इसी तरीके के सवाल रहते हैं इसमें, आराम आराम से। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई अजीब चीज थोड़ी ना है, कुल मिला के वर्किंग थ्योरम है। आपने पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा, कुछ अलग कुछ भी नहीं है, एनर्जी थ्योरम लगानी है आपको बस। बस यहाँ पे जो अलग चीज थी वो बता दी, अपर हाफ एंड लोअर हाफ वाली। लोअर हाफ में टेंशन को बचाओ, अपर हाफ में टेंशन को बचाओ, लोअर हाफ में स्पीड को बचाओ अगर कहीं तक पहुंचाना है तो। और अपर हाफ में किसी को कहीं तक पहुंचाना है तो टेंशन को बचाओ। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। अरे समझ गए क्या? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसी को समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है कि एक रस्सी से बॉल को बांधा है और 60 डिग्री पे है, और यहां से उसको रिलीज किया है। अब बात ये है, सुनना, 60 डिग्री से रिलीज किया है, जब रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो यहां तक पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा। लेकिन अब ये चाहता है कि हिंज पॉइंट से कुछ डिस्टेंस नीचे, एक्स नीचे, ये यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक नेल लगा दे, नेल ठोक दे, कील ठोक दे। कील ठोकने का मतलब क्या है? ऐसे। तो अब सोचो, यहां से रस्सी से ब्लॉक बॉब लटक के नीचे आ रहा है, और यहां तक तो वो आया, यहां तक उसके सर्किल की रेडियस क्या थी वो भी दे रखी है, 1 मीटर। तो इतने पार्ट पे तो उसकी सर्कल की रेडियस थी 1 मीटर। पर इसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे कील ठोक रखी है। तो जब वो इससे आगे जाएगा, तो जब वो इससे आगे जाएगा तो वो इतनी रस्सी तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और वो आगे सिर्फ इतनी रस्सी से जा पाएगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी, 1 - x मीटर। भाई एक्स पे कील ठोक दी ना, टोटल लेंथ बन दी 1। तो रेडियस क्या हो गई, छोटी हो गई। अब ये पूछ रहा है कि कील को कितनी लेंथ पर ठोके ताकि ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अब समझना ध्यान से, जब रेडियस 1 मीटर थी और उसको 60 डिग्री एंगल से छोड़ा है और छोड़ दिया, तो ज्यादा से ज्यादा ये 60 डिग्री तक ही जा सकता है, अगर रेडियस 1 मीटर ही रहती तो। उसने क्या किया, कील ठोक के रेडियस छोटी कर दी। रेडियस अगर छोटी हुई तो कंप्लीट करने के लिए, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए स्पीड भी कम चाहिए, क्योंकि वो होती है √5 g r। आर कम हो गया अगर सर्कल का, तो स्पीड भी कम लगेगी। तो रेडियस छोटी करने से फायदा ये हुआ कि इसी स्पीड में भी अपना सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो बात बस इतनी है कि कितनी लेंथ पर कील ठोकी जाए कि अपना सर्कल कंप्लीट कर ले।
तो करना कैसे है? तो करना ऐसे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी स्पीड निकालते हैं कि 60 डिग्री गिरने के बाद नीचे आने का स्पीड कितनी होगी। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो ए से बी तक क्या लगा देते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। कोई मुझे बताया ग्रेविटी ने कितना काम किया? तो ग्रेविटी ने उतना ही काम करना है जितना ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो यहां से यहां तक आया तो कितना नीचे आया, कौन बताएगा? इतना नीचे आया। कितना है ये? इतना बताओ। टोटल लेंथ कितनी है? तो यहां से यहां तक ये टोटल लेंथ कितनी होगी? लेकिन मुझे केवल इतनी चाहिए, तो इतनी यहां से यहां तक सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये वन का, अगर ये ट्राइंगल देखो तो ये 1 cos 60 है। तो कुल मिला के 1 - हाफ मीटर है। अब ये तो बेसिक गणित है यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी वर्किंग थ्योरम मैं आपको सिखा दूंगा। ये कितना हो गई? हाफ। तो u बराबर देखो वापस से क्या आ गया? वापस से कहा, पहली बारी तो आया √g। अरे आ गया क्या? मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो इतनी है। और टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन हम जानते हैं u कितना होना चाहिए? √5gr। और दोनों u को बराबर कर दो। तो इधर का u है √g, इधर का u है √5gr। स्क्वायर कर दो, g बराबर 5g। रेडियस कितनी हो गई अब? 1 - x। जी से जी गया, x बराबर आ गया 4/5 मीटर में। आंसर हो गया। इतने पे आपको कील ठोकनी है ताकि वो अपना सर्कल कंप्लीट कर दे। और हेडिंग डालो पावर। अब हम पढ़ेंगे पावर। और आपका होमवर्क क्या हो गया? BV5। तो जो पावर है वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी ज्यादा बातें नहीं। जो आपने बचपन में पढ़ी थी पावर, वही है पावर। क्या पढ़ी थी पावर बचपन में? हाँ तो लिख लो, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। देखो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। रेट मतलब डिफरेंशिएशन या अपॉन टाइम है ना। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। दो तरह की पावर है, एक एवरेज पावर, एक इंस्टेंटेनियस पावर। एक एवरेज पावर तो क्या, जैसे एक आदमी ने एक रस्सी बांधी 10 किलो के ब्लॉक को और ऊपर खींचा 10 मंजिल पे, ऊपर 10 मीटर ऊपर खींचा, तो बताओ उसकी टोटल पावर कंज्यूम। तो आप एवरेज निकालोगे कि 10 मीटर खींचने में कुछ तो समय लगा होगा, इंस्टेंटेनियस थोड़ी। और एक होती है स्कूटी, एक्सीलेटर घुमा रहे हैं अपन, तो इंजन की अभी इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब समझते हो ना, उसी मोमेंट की पावर। तो एवरेज पावर का तो फॉर्मूला जो आप सोच रहे हो वही है बिल्कुल, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा टोटल वर्क डन, अब तो बड़े हो गए अपन, तो ऐसे लिखेंगे ना स्टाइल में थोड़ा, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन अपॉन टाइम। ये टोटल वर्क डन हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखेंगे फिर? बोले होंगे तो वही वर्क डन, पर वो हो जाएगा dw/dt। अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt ऐसी। तो dw क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन हटा के f.ds। अबे साल भर हो गई लिखते लिखते अब तो ये। अब बताओ ds/dt क्या हो गया? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी कब की? उसी मोमेंट की, जिस मोमेंट की पावर निकालनी है। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, तो ये ध्यान रखें कब क्या निकालना है और उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। अच्छा बाकी बातें कि ये एक स्केलर है। एक मजे की बात ये रही इस चैप्टर में कि इसमें सब कुछ स्केलर था। यूनिट वॉट हो जाएगी, जूल पर सेकंड हो जाएगी, हॉर्स पावर हो जाएगी, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट हो जाएगी। ऐसा। तो ये इसकी बातें हो गई पावर की।
बस इतना ही है पावर। पावर में और कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ ये लिख ली, जैसे एवरेज पावर। एवरेज पावर हमने क्या लिखा है यहाँ, टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन मतलब कोई फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन, लेकिन अगर सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन सबका वर्क डन अगर लिख लिया अपन ने तो टोटल नेट पावर ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। और अगर टोटल वर्क डन हम लिख रहे हैं तो किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये एवरेज पावर टोटल हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वो किसी एक स्पेशल फोर्स की पावर निकलवाना चाहे तब तो आपको केवल उसी फोर्स ने जो काम किया, जैसे अपन निकालते थे ना वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय, एक ही सवाल में वर्क डन बाय टेंशन लिखते थे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वो अपॉन, तो ये उसी फोर्स की पावर आ जाएगी। और आपसे पूछ ले आप तो ये बताओ कि सब फोर्स मिला जुला के कितनी पावर डिलीवर हुई सिस्टम में, तो आप ये भी लिख सकते हैं टोटल पावर। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। यहाँ टोटल वर्क डन का मतलब किसी एक फोर्स का ही टोटल वर्क डन है, और यहाँ टोटल वर्क डन का मतलब वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस है ना, ये अंतर है। और अगर इंस्टेंटेनियस लिखनी होगी तो कि एक इंस्टेंट पर कितनी पावर डिलीवर हो रही है, तो हम लिख सकते हैं डी के ई अपॉन डी। अरे बस यही है पावर, खत्म पावर। लिखो सवाल। पावर में और कुछ भी नहीं है। आपसे अगर सवाल नहीं होता है पावर का, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ है, इतना ही है। सवाल नहीं होता है वो अलग बात। अरे समझ में ही बात, होना होगा सवाल इसी से होगा। इतनी ही थ्योरी है पावर की। जैसे करके आपको कुछ सवाल करवाते हैं, देखो आपसे होता है कि नहीं। तो लिखो पहला सवाल, लिखो लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर क्या लिख दूं, 52 लिख देते। चलो ठीक है, तुमने कह दिया तो हमने मान लिया। लिखो ठीक है, तो 3 कर लेते हैं, 55 पे बढ़िया वो हो जाएगा एकदम। देखते देखते, लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अप with constant acceleration. Lift starts from rest and moves up with constant acceleration. Then find power of gravitational force and tension force as a function of time. Then find power of gravitational force and tension force as अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस निकालनी है कोई चीज की एवरेज निकालनी है। वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस निकालनी है। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये किसी टाइम टी पर, वो टाइम टी ही इंस्टेंटेनियस हो गया ना, टाइम उसी टाइम पर क्या होगी पावर। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर बताना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी। टेंशन कैसे निकालनी, बोले सर इसमें क्या, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो टी बराबर कितना आ गया, अरे हाँ की ना। अरे इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी किसी टाइम टी पर। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितनी आ गई, ए टी। और ऑब्वियस बात है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, ऊपर डायरेक्शन में। तो अगर मैं लिख रहा हूं पावर ऑफ टेंशन फोर्स, तो मैं लिखूंगा एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अरे टेंशन कितना है, एम जी प्लस एम है, डायरेक्शन क्या है, ऊपर है,
वेलोसिटी भी किधर है, ऊपर है, तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। ये आंसर हो गया ना एफ डॉट बी। और दूसरा सवाल क्या था, पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एफ डॉट बी होगा। ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन ग्रेविटी है नीचे, वेलोसिटी है ऊपर, तो एंगल कितना आएगा, तो आंसर होएगा -mg/t। ये हो गया पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन। अरे बन रहा है क्या, तो फिर इसी बात पे एक सवाल और लिखो। 53, पूछो इसमें कोई डाउट हो तो। अरे है क्या, बोलो। नहीं है तो एक सवाल और लिख लो। नोट करा, लिखो। अब पार्टिकल तो सरल है, पावर, पावर में कुछ भी नहीं, आप BB6 भी करोगे तो आपको समझ में आएगा, फिर HCU में भी करना। HCU में टोटल 65-70 क्वेश्चन हैं वर्क पावर एनर्जी में, जिसमें सिर्फ 4 या 5 पावर के हैं, तो पावर की कोई ज्यादा वो नहीं। बाकी आप कर, बाकी ये अगला करो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगला, भाई सब मजा ही आ जाएगा, इसको कोई कर दे तो मतलब है पावर का ही। लेकिन लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखा, एंड a force starts acting on it, a force starts acting on it which supplies constant power, which supplies constant power P to it, constant power to it. Then find, then find, first question, then find velocity as a function of time, velocity as a function of time। करो, पावर कांस्टेंट सप्लाई हो रही है, आपको वेलोसिटी बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पार्टिकल की। ये सवाल है, कितना सुंदर सवाल है। तो इसमें आप सोच पा रहे हो ये बात कि अगर पावर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जैसे से पार्टिकल की स्पीड बढ़ते जाएगी फोर्स को कम होना पड़ेगा, क्योंकि एफ इंटू वी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पावर वेरिएबल है, नहीं पावर वेरिएबल नहीं, सॉरी, पावर तो कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है ना, वेरिएबल फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पर। आपको बताना है किसकी जो वेलोसिटी बदल रही हो टाइम के साथ क्या फंक्शन बन रहा होगा। सवाल में बस इतना ही दिया है, पावर इज कांस्टेंट, मास इज m। अब बताओ, तो किसी मोमेंट पर फोर्स मान लो F है, वेलोसिटी है v। आप तो एक एक लाइंस बताते जान, देखो आपको क्या बात नहीं पता है, सवाल सोच लिया आपने, कुछ थॉट ही नहीं आ रहा कि क्या करें, आ रहा है तो कर दो फिर। और थॉट नहीं आ रहा है तो इधर देखो, फिर आप बताओ कौन सी बात आपको नहीं पता। तो सबसे पहली बात, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलो, फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स भी इधर वेलोसिटी भी इधर, तो कॉस जीरो। क्या इसमें किसी को डाउट है, पी कांस्टेंट है, एफ को लिख सकता हूं एम इंटू ए इंटू बी, इसमें किसी को डाउट है। यहाँ पे एम कांस्टेंट की वेरिएबल, ए कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल क्योंकि फोर्स बदल रहा है ना,
एफ इंटू वी कॉन्स्टेंट, खैर उससे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो मुझे बताओ क्या मैं ए को dv अपॉन dt लिख सकता हूँ? इस स्टेप में किसी को डाउट है? अब मैं थोड़ा इधर उधर करके v dv p अपॉन m इंटू dt ऐसा लिख सकता हूँ। अरे बोलो, जैसा ऐसा दिखे तो फिर क्या करो, दोनों तरफ साफ छोड़ दो। अरे हाँ कि ना, t बराबर 0 पर स्पीड कितनी है? t बराबर t पर स्पीड कितनी है? ये क्या बन गया, v स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट हो गया, और ये क्या बन गया t। तो v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 pt/m। ये आंसर। देखो कौन सी स्टेप इसमें आपको नहीं समझ में आई। और अगर आ गई सारी तो एक ये भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वो कैसे कर दोगे? अगर v आ गई तो t x कैसे निकालोगे? अरे v को क्या लिख दोगे? हाँ बस हो गया, आगे तो तुम खुद ही समझदार है। ये देखो, v को लिख दिया dx अपॉन dt, dt ले जाओगे इधर कर दोगे इंटीग्रेट और x का फंक्शन आ गया। अब तो ये तो तुम्हारे लिए अब बहुत छोटी बातें हो गई है ना, कि नहीं हुई? बोले सर इसको इधर ले जाओ इंटीग्रेट कर दो, उधर ले जाओ इंटीग्रेट, ये क्या बड़ी बात है क्या? क्या बोल रहे हैं वो? कौन सी बात ऐसी? बात कौन सी है ऐसा? ध्यान नहीं है उसका पढ़ाई में, कोई बात नहीं। पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ गया जो फंक्शन ऑफ, अरे हाँ कि ना। यहां से भी गया अभी एक, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। ये लिमिट 0 से x है भैया। अब ठीक है, और कोई डाउट किसी को?